नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास नामक एक श्रृंखला चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे आदर्श लिपि के गुण, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और देवनागरी लिपि और कंप्यूटर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, इग्नू, नई दिल्ली में। आइए डॉक्टर सेठी का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज वो इस विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमृता जी। जैसे अभी इन्होंने बताया, आज का जो हमारा विषय है आदर्श लिपि के गुण और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता तथा देवनागरी लिपि और कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श लिपि के गुणों को लेकर। किसी भी भाषा में अभिव्यक्त किए जाने वाले भाव, विचार या संवेदना आदि को जब लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो वह लिपि के जरिए ही संभव हो पाता है और इनको जो है प्रस्तुत करने के संदर्भ में देखें तो लिपि का विशेष महत्व है। लिपि ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना जो सृजित ज्ञान है उसको संरक्षित रख पाते हैं। लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है, उसे जीवंत बनाती है और अमरता हम कहें तो वो भी प्रदान करती है। भाषा के इस स्थायित्व से मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। वर्तमान मानव समाज अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को लिपि के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं हम ये भी देखें कि इससे जो प्राप्ति हो रही है वो अगली पीढ़ियों द्वारा अपने पूर्वजों के विचारों और अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठा पाना उनके लिए संभव होता है। भाषा के संदर्भ में हम देखें तो लिपि का यह महत्व ही इन दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है और उसका आधार बन जाता है। इस घनिष्ठता में हम देखते हैं कि भाषा और लिपि के बीच पूरी तरह से जो तादात्म्य करने की अपेक्षा होती है वह एक आदर्श बन जाता है। ये आदर्श की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है, हमें विचारने को मजबूर होना पड़ता है कि आदर्श लिपि के क्या गुण हैं। जब इस पक्ष पे सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना बेहतर लगता है कि आदर्श लिपि का अर्थ क्या है। आदर्श लिपि के अर्थ के संदर्भ में हम विचार करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वैसे तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे अंग्रेज़ी भाषा को हम चाहें तो देवनागरी, अरबी, फारसी, गुरमुखी आदि किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, या फिर हिंदी की भी बात करें तो रोमन लिपि या अरबी, फारसी आदि लिपियों में भी लिखी जा सकती है। वास्तव में लिपि हम कहें तो भाषा को दृश्य स्वरूप प्रदान करती है, लेकिन जिस तरह से उच्चरित भाषा के जरिए विचारों और भावों को उनकी संपूर्णता में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह से लिपि के द्वारा भी सभी ध्वनियों, भंगिमाओं के साथ जो है उनको उच्चरित भाषा में पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं किया जा पाता। वैसे भी भाषा बहते हुए नीर के समान निरंतर विकासशील और परिवर्तनशील होती है। यहाँ यह उल्लेख भी करना अनुचित ना होगा कि लिपि के साथ साथ भाषा के इस परिवर्तन का समन्वय उतना तेज़ी से या शीघ्रता से नहीं हो पाता। भाषा के दृश्य रूप का निर्माण के दौरान किसी भी लिपि को अपनाते समय जरूरत के अनुसार लिपि में संशोधन, परिवर्धन रूपी समन्वय कर लिया जाता है। भाषा और लिपि के बीच समन्वय का यह प्रयास अगर पूरी तरह से सफल हो तो किसी भाषा के सापेक्ष उस लिपि को हम मानक लिपि या आदर्श लिपि कह सकते हैं। वास्तव में जो लिपि किसी भी भाषा के सापेक्ष यह समन्वय करने के प्रति लचीली हो वह आदर्श लिपि बन जाती है। लिपि की इसी लचीलेपन के आधार पर कई विद्वानों ने आदर्श लिपि में कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये विशेषताएं ही हम कह सकते हैं कि आदर्श लिपि के जो हैं गुण
हैं। जब हम इन गुणों पर विचार करते हैं तो हमें ये दो आयाम लिए हुए नजर आती हैं। एक तो है तकनीकी गुण और दूसरा है व्यवहारिक गुण। सबसे पहले इस संदर्भ में हम बात करते हैं तकनीकी गुणों को लेकर। तकनीकी गुणों का संदर्भ में हम देखें तो एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही चिन्ह का होना आदर्श लिपि का एक तकनीकी गुण है। इसके साथ एक चिन्ह से केवल एक ही ध्वनि का बोध हो। वहीं भाषा में प्रयुक्त प्रत्येक स्वर अथवा व्यंजन के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह भी होने चाहिए। साथ ही प्रत्येक चिन्ह परस्पर इतने भिन्न हों कि उनके रूपों के बीच में कोई भी भ्रम पैदा नहीं होना जो है, ये स्थिति हम कह सकते हैं कि आदर्श लिपि के तकनीकी गुण हैं। तकनीकी गुणों के ही कुछ अन्य भी संदर्भ हैं। जैसे हम देखें तो संबंध भाषा की समस्त ध्वनियों को अंकित करने की उसमें क्षमता या संपन्नता भी होनी चाहिए। उच्चारित ध्वनि और लिपि चिन्हों में आपस में सामंजस्य भी होना चाहिए, अर्थात जो बोला जाए वही लिखा जाए और जो लिखा जाए वह पढ़ा जाए। ये हम कह सकते हैं कि उच्चारण के अनुरूप लेखन भी जो है आदर्श लिपि का तकनीकी गुण है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि लेखन में लिपि चिन्ह उसी क्रम में आए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता हो, या हम कह सकते हैं कि लिपि क्रम की वैज्ञानिकता एवं वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम होना भी आदर्श लिपि का तकनीकी गुण है। इन्हीं तकनीकी गुणों का एक और भी संदर्भ बनता है कि संबद्ध भाषा के विकास के अनुसार जो है उसमें अनुकूलन और लचीलेपन का भी गुण होना चाहिए। तकनीकी विकास को शामिल करने की दृष्टि से भी देखें तो वह सहज और सुग्राह्य होनी चाहिए, अर्थात यंत्र योग्यता कंप्यूटर के लिए जैसे उसका उपयुक्त होना जैसे पक्ष भी आदर्श लिपि के तकनीकी गुणों में ही शामिल है। वहीं लिपि चिन्हों का सुंदर सुडोल और कलात्मक होना भी आदर्श लिपि का तकनीकी गुण बन जाता है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें व्यवहारिक गुणों की तो व्यवहारिक गुणों के संदर्भ में देखते हैं कि उसमें बोधगम्यता होनी चाहिए। बोधगम्यता का अर्थ यह है कि कम शिक्षित व्यक्ति भी उसे आसानी से पढ़ सके। वहीं सुसाध्यता भी अपेक्षित होती है, अर्थात वह सीखने में सरल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रत्येक भाषाई इकाई के लिए भिन्न ध्वनि संकेतों का होना सुसाध्यता का ही प्रमाण है। इसके साथ ही आदर्श लिपि के व्यवहारिक गुण के संदर्भ में हम प्रयोग बहुलता की भी बात करते हैं। प्रयोग बहुलता की बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे संस्कृत, गुजराती, मराठी, डोगरी, नेपाली आदि जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, तो ये प्रयोग बहुलता का ही विस्तार हमें प्रदान करती है। कुल मिलाकर हम आदर्श लिपि के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि भाषा विशेष का ध्वन्यात्मक प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वाधिक क्षमता संपन्न लिपि को वैज्ञानिक पूर्ण एवं आदर्श लिपि कहा जा सकता है। जहाँ हमने आदर्श लिपि की बात की, वहीं आदर्श लिपि के इन गुणों के संदर्भ में अगर देवनागरी पर संक्षेप में बात करें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों तथा व्यंजनों के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह मौजूद हैं, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि क्ष, त्र और ज्ञ जैसे संयुक्त व्यंजनों के लिए भी अलग से ध्वनि चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था भी देवनागरी लिपि की एक अन्यतम विशेषता है। कहने का अभिप्राय यह है कि देवनागरी लिपि में स्वरों, मात्राओं और व्यंजनों के लिए अलग अलग लिपि चिन्हों की स्पष्ट सुनिश्चित व्यवस्था भी विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। नागरी लिपि के संदर्भ में ऐसी ही और भी विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है जो उसे वैज्ञानिकता का रूप प्रदान करती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखकर चलना होगा कि संसार की कोई भी भाषा की किसी भी लिपि के पूरी तरह से वैज्ञानिक होने का हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देवनागरी लिपि में हम जो अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट गुण और अभिलक्षण देखते हैं वे हमें अन्यतम नजर आते हैं जो किसी अन्य भाषा की लिपि में दुर्लभ हैं। इन्हीं गुणों के संदर्भ में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विचार किया जा सकता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें सबसे पहला जो गुण नज़र आता है
वह है विश्व की समस्त भाषाओं की ध्वनियों को उच्चरित एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले लिपि चिन्हों की इस लिपि में विद्यमानता है। देवनागरी लिपि में हमें ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है। इसके साथ अगर दूसरे पक्ष में हम देखें अंग्रेज़ी की लिपि अर्थात रोमन लिपि की बात करें तो उसमें हमें 26 वर्ण ध्वनियाँ मिलती हैं, जो हिंदी वर्ण ध्वनियों की कुल संख्या की आधी से भी कम है। अंग्रेज़ी में जहाँ 5 स्वर और 21 व्यंजन हैं, वहीं हिंदी में 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं। रोमन में अभी इतना सामर्थ्य नहीं हो पाया है कि वह विश्व की समस्त भाषाओं की ध्वनियों को उच्चरित और प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि चिन्ह को विकसित कर पाए। और अगर हम हिंदी वर्णमाला और ध्वनियों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की कसौटी पर परखें तो स्थिति संतोषजनक कह सकते हैं। जैसे वर्णों की संख्या सीमित होने के कारण जो है रोमन लिपि में शब्दों के लेखन में कई बार एक ही व्यंजन की दूसरी ध्वनि के लिए भी प्रयोग करना पड़ता है। वहीं देवनागरी लिपि में इस तरह की स्थिति नहीं नज़र आती। उदाहरण के लिए रोमन के संदर्भ में ही देखें तो था के लिए TH लिखना, खा के लिए KH लिखना, झा के लिए JH या फिर ठा के लिए ही TH, फा के लिए PH, चा के लिए CH या त्रा के लिए TRA और भा के लिए BH, घा के लिए GH या शा के लिए SH लिखना जो है हमें स्पष्ट नज़र आता है। कमोबेश यही हम स्थिति कह सकते हैं, उच्चारण और लिखने के स्तर पर भी हमें अलग नज़र आती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का जो दूसरा संदर्भ हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है वो है स्वरों और व्यंजनों के लिए प्रयुक्त मात्राओं की दृष्टि से वैज्ञानिकता। नागरी को इस संदर्भ में हम कहें तो इसकी जो नागरी की वर्णमाला है वो बड़ी वैज्ञानिक है। नागरी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का भेद हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है, जबकि रोमन में इसका अभाव दिखता है। उदाहरण के लिए रोमन लिपि में अगर हम KAMAL लिखा हुआ देखें तो उसको हम कमल, कमला, कमाल, कामल या कामला आदि कुछ भी पढ़ समझ सकते हैं, जबकि नागरी लिपि में अगर यही शब्द लिखा हो तो वो स्पष्ट रूप से हमें समझ आ जाएगा। वहीं हम ये भी देखें तो मात्रा संबंधी इसी अनिश्चितता के कारण ही आज हिंदी में केरल के स्थान पर केरला, आंध्रा, गुप्ता, रामा, कृष्णा, मिश्रा आदि शब्द देखने सुनने को नज़र आते हैं, जबकि इनका सही उच्चारण या सही रूप हम कहें तो केरल, आंध्र, गुप्त, राम, कृष्ण आदि है। रोमन लिपि की वैज्ञानिकता का एक अन्य संदर्भ वर्णमाला के से भी जुड़ा हुआ है। नागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण प्रक्रिया और उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। इसका प्रत्येक वर्ण भले ही वह स्वर हो या व्यंजन, उसका निर्माण जो है एक विशिष्ट स्थान तथा स्थिति में होता है। अर्थात सबसे पहले स्वर आएगा या फिर उसके बाद व्यंजन। स्वरों में भी हम देखें तो सबसे पहले ह्रस्व और फिर उनके दीर्घ रूप, पहले मूल स्वर और फिर संयुक्त स्वर। इसी तरह से व्यंजनों के भी स्तर पर देखें तो पांचों वर्ग जो है उच्चारण के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। मनुष्य के वाक यंत्र में कंठ, कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वर्चस्य, दंत, ओष्ठ जो है उच्चारण स्थान है। इनमें से सबसे पहला स्थान कंठ का होने के कारण कंठ ध्वनियों को वर्णमाला में जो है के वर्गीकरण में पहले रखा गया है। उसके बाद जो है क्रमशः देखें तो तालव्य, मूर्धन्य, वर्चस्य, दंत और ओष्ठ ध्वनियों को स्थान दिया गया है। और नागरी लिपि में स्वरों के अलावा हम देखते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर वर्णमाला को वर्गीकृत कर उनको पूर्ण वैज्ञानिकता प्रदान की गई है। अगर हम रोमन लिपि और अरबी लिपि के वर्णमाला क्रम पर विचार करें तो यह पाते हैं कि इनमें वर्णमाला क्रम जो है यादृच्छिक है।
इसके अलावा लिखने और मुद्रण के स्तर पे अंग्रेजी की तरह देखें तो देवनागरी में छोटे अर्थात स्मॉल या बड़े कैपिटल लेटर जैसे जो है प्रावधान नहीं है, जबकि रोमन में इस तरह का भी प्रावधान नज़र आता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का एक अन्य पक्ष जो है हमारे सामने उभर कर आता है, वह है एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि प्रतीक। यह नागरी लिपि की अन्यतम विशेषता हम कह सकते हैं। एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह होने की वजह से देवनागरी में लिखी गई भाषा को किसी भी अन्य व्यक्ति जो है को ज्यों का त्यों पढ़ पाना संभव हो जाता है, जबकि रोमन तथा फारसी आदि विश्व की अन्य लिपियों में इस विशेषता का अभाव है। जैसे बात करते हैं हम उर्दू से में जो है स ध्वनि को जो व्यक्त करने के 3 चिन्ह हैं, सीन, स्वाद और से। इसी तरह से रोमन लिपि में भी हम देखें तो क ध्वनि के लिए कई वर्ण प्रयुक्त होते हैं। इसे हम 6 तरह से जो है व्यक्त कर सकते हैं, जैसे CAMAL में सी, कैमल में सी, नाइफ KNIF में के, क्वीन में क्यू, क्लोराइड में CH, चेक में QUE और बैक में CK आदि जो ध्वनियाँ जो हैं वे हमें इसके अलग अलग वर्ण जो है प्रयुक्त होते नज़र आते हैं, जबकि मूल ध्वनि का ही है। दूसरी ओर हम यह भी ध्यान देने की बात है कि सी का उच्चारण जहाँ पर का के रूप में मिलता है वहीं सा के रूप में भी देखने को मिलता है। का के संदर्भ में बात हम करें, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं कैरियर, कैश, केस, कैटर आदि। वहीं हम सा के संदर्भ में देखें तो सिगरेट, सीज, सिनेमा, सीलिंग, सेरेमनी, सेलिब्रेट, सेंटर आदि शब्दों में जो है रोमन में तो सी से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो है सा से हमें मिल रहा है। जबकि देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि यदि का, खा, गा लिखा गया है तो उन्हें उसी क्रम में ही पढ़ा जाएगा। देवनागरी लिपि की एक अन्य जो विशेषता हमें नजर आती है वे है शब्दों के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होना। देवनागरी लिपि में लिखे शब्द को बिना पूर्व ज्ञान के भी उच्चारित कर पाना संभव होता है, जबकि रोमन के संदर्भ में यह जरूरी नजर नहीं आता। उदाहरण के लिए बात करते हैं कट शब्द को, CUT कट। इसमें यू की ध्वनि आ के रूप में आ रही है, पर यही यू ध्वनि जब अगर पुट के लिए लिखा जाए PUT पुट, तो वहां ऊ की ध्वनि को व्यक्त कर रहा है यू। और यही यू ध्वनि जब बिजनेस जैसे शब्द में आ जाती है तो वहां पर ई की ध्वनि को व्यक्त कर रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि शब्दों का जो है पूर्व ज्ञान होना रोमन लिपि में तो आवश्यक होता है, परंतु देवनागरी लिपि के संदर्भ में इसमें आवश्यकता नज़र नहीं आती है। देवनागरी लिपि का एक अन्य पक्ष जो हमारे सामने नज़र आता है वो है स्वर और व्यंजन माला की स्वयं में परिपूर्णता। देवनागरी लिपि की स्वर तथा व्यंजन माला स्वयं में परिपूर्ण है। इसी परिपूर्णता के कारण लिपि में जो है लिखी जाने वाली सभी भाषाएं संभव और सक्षम रूप में हमारे सामने नज़र आती हैं। देवनागरी लिपि में शब्दों के प्रत्येक क्रम का उच्चारण जो है, वर्ण का उच्चारण समुचित रूप से होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि लिखे गए प्रत्येक शब्द को पढ़ते समय किसी भी वर्ण को छोड़ा नहीं जाता। शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं हम देवनागरी लिपि में लिखे गए समझौता या किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्द। अब ये शब्द भले ही सुनने में भारी नज़र आ रहे हों, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक ध्वनि को उच्चारित किया गया है। वहीं अगर इसकी तुलना में हम रोमन लिपि को देखें तो वहाँ पर जो है कुछ चीज़ों का उच्चारण हमें नहीं नज़र आता, जैसे कैच,
रफ, डॉटर, लाफ, हाफ, टॉक, वॉक, साइकोलॉजी, नॉलेज और बजट आदि शब्द देखें। इनकी वर्तनी में और इनके उच्चारण में हमें स्पष्ट रूप से भेद नज़र आता है, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ध्यान देने की बात यह है कि ये वर्ण जो है अंग्रेज़ी के जो बात हमने कही है उनमें शब्द विशेष में कहीं पूर्व में वर्ण ऐसा है, कोई मध्य में है या फिर अंत में, पर वो अपने आप में जो है जिसे हम कहते हैं कि साइलेंट रूप में उपस्थित रहता है। और हम बात करते हैं साइकोलॉजी जैसे शब्द को या साइकी जैसे शब्द की। इसमें देखते हैं हम पी वर्ण जो है वो साइलेंट रूप में है, वहीं नॉट, नॉक, नॉब, नॉलेज, नो इसमें के जो है पूर्व वर्ण के रूप में अनुपस्थित है। वहीं वॉकर WALKER में एल जो आ रहा है वो वर्ण के शब्द के बीच में है, पर उसका भी उच्चारण नहीं हो रहा है। वहीं हम देखते हैं फिनोमिना जैसे शब्द में अंत में जो है एन आ रहा है, जबकि उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि रोमन इतर भाषा भाषियों को रोमन में लिखने में वर्तनी के स्तर पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि देवनागरी लिपि में भाषाओं के संदर्भ में हमें ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती है। देवनागरी लिपि का ही एक अन्य पक्ष हमें और भी नज़र आता है, वो है सभी शब्दों का अलग अलग रूप में और सही सही उच्चारण करना। ये भी इस देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता है। शब्द के वर्ण के क्रम के बदलने की स्थिति में उच्चारण में देवनागरी लिपि में अंतर आ जाता है, जबकि रोमन लिपि जैसे में देखें तो अनेक ऐसे शब्द हैं जिनमें वर्ण बदलने पर भी उनके उच्चारण के स्तर पर कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उच्चारण एक जैसा ही स्वीकार्य होता है। जैसे बात करें हम अंग्रेज़ी के WRITE राइट या RIGHT शब्द को देखें, वो भी राइट ही बोला जाता है, और इसके अलावा WRIGHT ये भी राइट ही बोला जाएगा, जबकि वर्तनी के स्तर पर हम देखें तो इनमें स्पष्ट रूप से अंतर है। इसी तरह से अंग्रेज़ी के 3 और शब्दों का भी उल्लेख करना चाहूँगा, TO2, TOO2 और TWO2। ये तीनों में भी आप देखें तो इनमें भी उच्चारण के स्तर पर अंतर नहीं है, जबकि वर्तनी लेखन के स्तर पर हमें स्पष्ट रूप से अंतर नज़र आता है। और हम बात करते हैं तो इस प्रकार के समान उच्चारण की वजह से ही किसी एक शब्द के कहने पर अन्य वर्तनी वाला शब्द लिखने की संभावना या आशंका जो है बनी रहती है। स्वाभाविक है कि वर्तनी की गलती के कारण अनेक कठिनाइयाँ ऐसे में पैदा होंगी। ये कठिनाइयाँ वाक्यगत और भाषागत दोनों ही स्तरों पर संभव हो सकती हैं, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती। देवनागरी लिपि का ही एक अन्य संदर्भ हम देखते हैं, लचीली और ग्राह्यता शक्ति से संपन्न होना। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन के स्तर पर यह एक रूपता का पक्ष हमारे सामने उभरता है। समय के अनुसार परिवर्तनशीलता का गुण नागरिक को लचीला बनाता है और अन्य भाषाओं की ध्वनियों को अपने में समाहित कर लेना, अपने में स्थान दे देना, इसकी ग्राह्य शक्ति जो है उसकी संपन्नता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा के विकास के आदि काल में संयुक्त व्यंजन न, हा, म, हा, ल, हा जैसे जो है हमें उच्चारण मिलते रहे हैं, जिनका बाद में आगे चलकर सिर्फ न, म और ला के महाप्राण रूप में ही मूल व्यंजन के रूप में विकास हो गया था। वहीं प्राचीन हिंदी में जैसे कर्म जैसा शब्द है, अब वो हिंदी में कर्म के रूप में नज़र आता है। शर्म जैसा शब्द शर्म के रूप में नज़र आता है और इसी रूप में ही लिखा जाता है।
परिवर्तनशीलता के इसी क्रम में हम देखें तो इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण भी तदनुकूल परिवर्तित होता गया है। इसके अलावा हम एक अन्य पक्ष भी देखते हैं इसके लचीलेपन और ग्राह्य शक्ति से संपन्न होने का, वह है नागरी लिपि में नुक्ते या बिंदी का प्रयोग। ये जो है प्रयोग फारसी लिपि के प्रभावों का दर्शाता है। हिंदी में 5 व्यंजनों में नुक्तों का प्रयोग किया जाता है। ये है क, ख, ग, ज और फा। इन व्यंजनों के नीचे जो है नुक्ते के रूप में प्रयोग करके फारसी की ध्वनियों को शामिल किया गया है। वहीं अंग्रेजी की औ ध्वनि जो है उसको भी शामिल करना इसी लचीलेपन का ही प्रमाण है। इसी कारण हमें डॉक्टर, कॉलेज, सॉफ्टवेयर, कॉलोनी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे उदाहरण हमें नज़र आते हैं। वहीं लचीलापन हमें मराठी भाषा के संदर्भ में भी दिखाई देता है, जिसमें हमने मराठी ध्वनि ल को अपनी इस देवनागरी लिपि में ही शामिल किया हुआ है। देवनागरी लिपि की यह लोच और ग्राह्य शक्ति इसके महत्व प्रतिष्ठा तो करती ही है। हम ये कह सकते हैं कि यह देवनागरी की लेखन और उच्चारण में एकरूपता के साथ साथ इसकी वैज्ञानिकता को भी प्रमाणित करती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का एक अन्य पक्ष जो हमारे सामने उभर कर आता है वह है तकनीकी विकास को शामिल करने की दृष्टि से सहज सुग्राह्य। टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स या कंप्यूटर जैसी सूचना प्रौद्योगिकी के जो विभिन्न उपादान आज की तारीख में हमारे सामने जो है व्यवहार में नज़र आते हैं, उनमें नागरी लिपि का प्रयोग करते समय लिपिबद्धता के स्तर पर अपेक्षाकृत कम संकेतों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के हम शब्द को देखें अमलगमेशन। अब अमलगमेशन जैसा शब्द लिखेंगे तो उसमें कई वर्तनियों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि इसके लिप्यंतरित रूप को अगर देवनागरी में लिखा जाए अर्थात उसमें लिपिबद्ध किया जाए तो वह जगह भी कम घेरेगी और स्ट्रोक्स भी कम लगाने पड़ेंगे। स्ट्रोक्स का अर्थ ये है कि टाइपिंग जैसी करने की सुविधा जो है उसमें कम से कम शब्द कीज को दबाकर आप सूचना प्रौद्योगिकी में उसका निदर्शन करवा सकते हैं। आज यूरोप और अमेरिका आदि देशों में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो रहे विकास और शोध में नागरी लिपि की वैज्ञानिकता ने विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने देवनागरी लिपि को कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ लिपि स्वीकार किया है। डॉक्टर रिग ब्रिक्स, डॉक्टर डिप्लो मूर, डॉक्टर व्यास हुस्टन्स और डॉक्टर डेविड लेविन आदि विद्वानों ने नागरी लिपि की उपयुक्तता के बारे में बहुत व्यापक रूप से लिखा है। डॉक्टर ब्रिक्स का स्पष्ट रूप से यह कहना है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्राम की दृष्टि से आदर्श भाषा है, इसलिए देवनागरी लिपि में काम करना मुश्किल नहीं है। इन्हीं पक्षों के साथ हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि जो है शीघ्र लेखे और संक्षिप्तता भी लिए हुए है। जहां हमने बात की वैज्ञानिक लिपि के संदर्भ में कुछ मत व्यक्त किए, उसी संदर्भ में हम सर विलियम जॉन्स के भी मत का उल्लेख करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि देवनागरी लिपि किसी भी अन्य लिपि की तुलना में अधिक स्वाभाविक ढंग से क्रम व्यवस्थित है। लज्जा की बात है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला और वर्तनी निहायत ही अपूर्ण है। हालांकि इस संदर्भ में हमें कतिपय आक्षेप भी नज़र आते हैं, पर हम ये भी देखते हैं कि नागरी लिपि में संशोधन, परिवर्धन और नई ध्वनियों के अनुकूल वर्णों में बदलाव जैसे सुधार भी सरकारी स्तर पर किए जाते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि एक आदर्श लिपि है और इस आदर्श रूप का बोध हमें अन्य लिपियों से विभिन्न आयामों से तुलना करके प्राप्त होता है। यह वास्तव में हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। Thank you.
व्याख्यान के इस भाग में हम देवनागरी लिपि और कंप्यूटर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और महत्व इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधारभूत घटक के रूप में कंप्यूटर की बात की जाती है और ये कंप्यूटर जो है आम जन जन तक पहुंच चुका है। हालांकि कंप्यूटर का विकास पहले उन देशों में हुआ जिनकी भाषा रोमन लिपि पर आधारित थी या फिर अंग्रेजी भाषा थी। इसलिए काफ़ी समय तक यह भावना बनी रही कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी का आना जरूरी है। इसी कारण तकनीकी रूप में रोमन लिपि को कंप्यूटर की आदर्श लिपि मान लिया जाता रहा है। हालांकि लीनियर लिपि होने की वजह से कंप्यूटर पर रोमन लिपि में कार्य करना अपेक्षाकृत सरल है, पर रोमन लिपि या अंग्रेजी भाषा को कंप्यूटर की एकमात्र भाषा नहीं कहा जा सकता है। इस लिपि को कंप्यूटर के लिए आदर्श मानने का कोई तकनीकी आधार नहीं है। वास्तव में देखें तो कंप्यूटर की कोई अपनी भाषा नहीं है। कंप्यूटर की तो दो संकेतों की अपनी भाषा है, जिसे हम गणितीय भाषा कहते हैं या बाइनरी भाषा। कंप्यूटर प्राकृतिक भाषाओं को इसी मशीनी भाषा से बाइनरी भाषा में जो है ग्रहण करता है और उसमें ही अपने सभी काम करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है। वास्तव में बाइनरी भाषा में रोमन और देवनागरी जैसी किसी भी लिपि में काम करना संभव होता है। कंप्यूटर की इस मशीनी भाषा को मानव की भाषा यानी प्राकृतिक भाषा में बदलने का काम भी तकनीकी रूप लिए हुए होता है। प्राकृतिक भाषा को मशीनी भाषा और मशीनी भाषा को प्राकृतिक भाषा में बदलने का काम जो कंप्यूटर करता है वह है कीबोर्ड ड्राइवर और डिस्प्ले ड्राइवर। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनुवाद करने या एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया के समान है। इस तरह से देखें तो ये कंप्यूटर जो है उसमें लिपि के स्तर पे मिथ हमें टूटता नज़र आता है कि कोई जो है रोमन लिपि के आधारित जो है भाषा ही हम कंप्यूटर के संदर्भ में इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके थोड़े तकनीकी पक्ष में बात करें तो कंप्यूटर कोडिंग और देवनागरी लिपि का संदर्भ सबसे पहले हमें नज़र आता है। कंप्यूटर की जिस भाषा के लिए प्रोग्रामिंग कर दी जाती है वह उसी भाषा में आउटपुट उपलब्ध करा देता है। कंप्यूटर की इस प्रोग्रामिंग को हम कोडिंग कहते हैं। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा के परिप्रेक्ष्य में आस्की अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नामक कोड का जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। इस कोड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत किया हुआ है। प्रत्येक अंग्रेजी वर्ण के लिए इस आस्की कोड में हम कहें तो रोमन लिपि के संदर्भ में हर जगह प्रयोग किया जाता है। इससे अंग्रेजी भाषा या रोमन लिपि जो है वैश्विक पटल पर कंप्यूटर अनुप्रयोग के क्षेत्र में एक रूपता की स्थिति को बना देती है, क्योंकि सभी जगह इसी आस्की कोड का अर्थात आस्की कंप्यूटर कोडिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण भले ही फॉन्ट, मशीन या एडिटर बदल दिया जाए, पर अंग्रेजी पाठ या रोमन लिपि वाला जो पाठ है वो बदलता नहीं है, वो यथावत बना रहता है। यही कारण है कि रोमन लिपि में कोई भी शब्द लिखा हुआ जो होगा वो हर जगह एक समान, हर कंप्यूटर पर एक समान लिखा नज़र आता है। तो ये कंप्यूटर कोडिंग के संदर्भ में देखते हैं तो आगे चलकर जो है इस पर और विचार करेंगे कि देवनागरी लिपि में कंप्यूटर कोडिंग के लिए क्या प्रयास किए गए। उससे पहले थोड़ी चर्चा हम ये करना चाहेंगे कि देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर काम करने के आरंभिक प्रयास वैश्विक पटल पर देखें तो क्या रहे हैं। देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर काम करने के बारे में पहले तो यह धारणा बनी रही कि यह संभव नहीं है। आवश्यक सॉफ्टवेयर के अभाव में 1965 से पहले तक यही स्थिति बनी थी। देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर काम करने के बारे में आरंभिक प्रयासों पर जब विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें अमेरिका के ही श्री जोसेफ बेकर का नाम जो है उल्लेख करने योग्य नज़र आता है। श्री बेकर ने अमेरिका में जेरोक्स कॉरपोरेशन
के सहयोग से अपने प्रयास करते हुए चीनी, जापानी, हिब्रू, हिंदी, पंजाबी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं की जो लिपियों में सबसे पहले शब्द संसाधन का काम शुरू किया। देवनागरी में काम करने के लिए उन्होंने जो प्रणाली तैयार की थी उसे स्टार के नाम से जाना गया। इस प्रणाली के अंतर्गत मूल पाठ का कुंजीयन हम कहें रोमन लिपि में करना पड़ता था और फिर उसका अपेक्षित लिपि में लिप्यंतरित करते हुए मुद्रण करना शामिल रहता था। इस तरह के आरंभिक प्रयास के रूप में भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर रोमन लिपि के माध्यम से ही शुरुआत हुई, लेकिन इस लिपि के माध्यम से निरूपण जो है देवनागरी लिपि में हम कहें कंप्यूटर पर जो नज़र आना जो है वो सहज नहीं था, क्योंकि इससे कुछ समस्याएं पैदा होती थी और उसका कारण ये थे कि रोमन लिपि ध्वन्यात्मक थी, जबकि हिंदी सहित अधिकांश भारतीय भाषाओं की जो लिपियां हैं उनका स्वरूप ध्वन्यात्मक है। वहीं रोमन लिपि में इस ध्वन्यात्मकता का अभाव नजर आता था। अब हम बात करते हैं इस आरंभिक प्रयास की चर्चा करने के बाद भारत में देवनागरी लिपि में कंप्यूटर पर क्या कार्य किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में पिछली शताब्दी के छठे दशक में कंप्यूटर का आगमन हुआ, लेकिन 8वें दशक तक इसके प्रयोग में के बारे में हमें गति जो है कोई खास नज़र नहीं आती, वो धीमी गति ही रही। भारत सरकार ने 1980 के दशक से कंप्यूटर के अनुप्रयोग को तेजी से प्रोत्साहन देना शुरू किया। IIT कानपुर ने 1971-72 में सरल कुंजी पटल और उसकी प्रणाली विकसित की थी। इसका सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था। 1977 में ECIL हैदराबाद ने पहली बार हिंदी में फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में एक छोटा सा प्रोग्राम चलाकर पहली बार कंप्यूटर के पर्दे पर देवनागरी के अक्षरों को दिखाया था। इससे पहले वर्ष यानी 1978 में हम कहें सभी भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल के लिए पहला प्रोटोटाइप भी तैयार किया गया। इससे कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि और अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों में कंप्यूटर को उपयोग करने जो है तेजी से शुरू हो चुका था। इस संदर्भ में हम बात करते हैं अब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को लेकर जो सरकारी प्रयास किए गए देवनागरी लिपि के संदर्भ में। हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास और तकनीकी अनुसंधान के लिए तकनीकी विकास परिषद जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की एक विभाग है, उसमें 1979 में तकनीकी अनुसंधान और विकास संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ विभाग ने देवनागरी कंप्यूटर विकास और प्रयोग संवर्धन सेल को भी स्थापित किया। इस विभाग ने प्रौद्योगिकी विकास की 13 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए विभिन्न शोध संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में कोड मानकीकरण, ध्वन्यात्मक कुंजी पटल डिज़ाइन, हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में इनपुट आउटपुट, शब्दावली निर्माण, ऑप्टिकल पहचान OCR जिसे कहा जाता है, वाक पहचान, पाठ से वाचन जैसे प्रचलित पैकेजों में भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करना जैसे पक्षों को शामिल करते हुए तकनीकी विकास को बढ़ावा देना शुरू किया। 1983 में IIT कानपुर के प्रोफेसर RMK सिन्हा और श्री SK मुलिक ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग के जो है एकीकृत देवनागरी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड देवनागरी कंप्यूटर टर्मिनल बनाने के लिए इसको जो है प्रायोजित किया था और IIT कानपुर ने इसका विकास करके भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। यह जो इंटीग्रेटेड देवनागरी कंप्यूटर टर्मिनल था लगभग 8 महीने में प्रोफेसर सिन्हा के नेतृत्व में जो है तैयार किया गया और इसे मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। इसने यह सिद्ध किया कि नागरी लिपि कंप्यूटर के लिए सक्षम लिपि है। इससे जिस्ट नामक प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई। जिस्ट का अर्थ है ग्राफिक एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी।
जिस्ट टर्मिनल को विकसित करके 1988 में जिस्ट कार्ड तैयार किया गया। इस कार्ड में मौजूद अक्षर, अंक, संकेत जो है वो भारतीय लिपियों में इस्तेमाल करना उनसे संभव हो जाता था। इसी जिस्ट तकनीक के जरिए ही इसकी या इंस्क्रिप्ट का विकास हुआ। इसकी का अर्थ है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ संकेत करना जरूरी है कि हमने पहले अभी चर्चा की थी अमेरिकन कोडिंग के संदर्भ में कंप्यूटर की आस्की। भारतीय संदर्भ में हमें इसकी का प्रयोग नज़र आता है, जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की प्रौद्योगिकी विकसित की गई और इसे भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BSI ने से 1991 में मान्यता भी प्राप्त हुई थी। ये कुछ सरकारी स्तर के जो प्रयास रहे हैं देवनागरी लिपि के, इन पर बात करने के बाद अब हम बात करेंगे आपके सामने कि कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि का जो है पहला प्रदर्शन किस तरह से और कब किया गया। जैसा कि अभी पहले हमने बात की है कि 1983 में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर हिंदी के पहले कंप्यूटर सिद्धार्थ को प्रदर्शित किया गया था। यह संभवतः हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने वाला पहला द्विभाषी कंप्यूटर था। इसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये जो राजस्थान के पिलानी में स्थित है, इसने DCM डाटा प्रोडक्ट्स के सहयोग से सिद्धार्थ को तैयार किया था। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या तमिल के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तमिल संस्करण जो है इसका वो भी तैयार किया गया था, उसका नाम रखा गया था तिरुवल्लुर। CMC लिमिटेड हैदराबाद ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के अंतर्गत लिपि नामक एक बहुभाषी शब्द संसाधक को तैयार किया था। इस शब्द संसाधक अर्थात वर्ड प्रोसेसर में भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाने वाली 3 भाषाओं में एक साथ शब्द संसाधन संभव हो पाया था। इनमें से 2 भाषाएं तो थीं अंग्रेजी और हिंदी, और तीसरी जो है तेलुगु, कन्नड़, मराठी या मलयालम, इनमें से कोई भी एक। स्वाभाविक है कि इन सभी भाषाओं की लिपियां भिन्न भिन्न हैं और कंप्यूटर पर इन लिपियों में शब्द संसाधन संभव हो पाया था। इसके अलावा भारतीय भाषाओं की लिपियों में परस्पर लिप्यंतरण अर्थात ट्रांसलिट्रेशन की सुविधा भी इसी लिपि बहुभाषी सॉफ्टवेयर में संभव हो पाई थी। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर देवनागरी का जो है प्रदर्शन शुरू हो चुका था, और ना सिर्फ हिंदी के संदर्भ में बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि के अनुप्रयोग के कार्यक्रमों को संदर्भ में। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि कंप्यूटर पर जो मुख्य रूप से लिपि के रूप में काम किया जाता है वह है आंकड़ा संसाधन के रूप में डाटा प्रोसेसिंग और शब्द संसाधन अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग। वहीं कंप्यूटर का हम वर्तनी जांच, स्पेल चेक के रूप में, व्याकरण जांच, ग्रामर चेक के रूप में, या फिर स्वतः संशोधन ऑटो करेक्शन और सॉर्टिंग जैसे अनुप्रयोग भी कंप्यूटर पर संभव नज़र आते हैं। अब इनके संदर्भ में अगर हम देवनागरी की बात करें तो देवनागरी में जो है आंकड़ा और शब्द संसाधन तो नज़र आता ही है, इसके अलावा वर्तनी संशोधन, कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण, DTP अर्थात डेस्कटॉप पब्लिशिंग, टाइटलिंग और मल्टीमीडिया जैसे अनुप्रयोग भी संभव है। वहीं PC आधारित टेलेक्स भी हमें नज़र आता है, और इसके साथ ही बहुभाषी व्यापार लेखा जैसा सॉफ्टवेयर भी व्यवहार में आ रहे हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि पाठ से वाक, वाक से पाठ और ट्रांसलिट्रेशन जैसी सुविधा भी देवनागरी के रूप में हमें नज़र आती है। वहीं कंप्यूटर अनुवाद भी नज़र आना शुरू हो चुका है, और स्पष्ट है कि इन सभी प्रयासों में देवनागरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, और इनके साथ साथ जो है इन सॉफ्टवेयर का मिला जुला अर्थात सामासिक प्रयोग भी संभव होता है। और हम अगर बात करना चाहें तो कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि
अनुप्रयोग के विकास के संदर्भ में तो हमें ये भी नज़र आता है कि भाषा के संदर्भ में जो है राजभाषा नीति के जो प्रयास किए गए हैं वह देवनागरी लिपि के संदर्भ में कंप्यूटर में अनुप्रयोग के लिए भी उसका विस्तार दिखाई देता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति ने भी सूचना प्रौद्योगिकी में देवनागरी लिपि को बढ़ावा दिया है। सरकार ने हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस नीति के तहत हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में उपलब्ध होने वाले इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर आदि यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जो सुविधाएं हैं उनमें रोमन के साथ साथ देवनागरी में काम करने की सुविधा भी सुनिश्चित करने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कंप्यूटर प्रणालियां जो है द्विभाषिक रूप में लगाई जानी चाहिए और रोमन लिपि में काम करने वाले कंप्यूटरों में यह क्षमता सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के माध्यम से लाई जा सकती है। केवल रोमन लिपि में काम करने वाले किसी भी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सरकार की पूर्वानुमति के बिना खरीदा नहीं जा सकता। कंप्यूटर का मुख्य रूप से आंकड़ों के संसाधन और शब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है। रोमन के साथ साथ देवनागरी के प्रयोग की सुविधा होने से कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अंग्रेजी अथवा हिंदी में काम कर सकेंगे। कंप्यूटर पर देवनागरी का उपयोग बढ़ाने के संदर्भ में देखें तो यह सिद्धांततः सार्थक प्रयास नजर आता है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर देखें तो राजभाषा नीति के अनुपालन में अपेक्षित जो गति है यांत्रिक संदर्भों में हम देखें तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ अभाव सा दिखाई देता है। जहां हमने बात की राजभाषा नीति के संदर्भ में व्यवहार की, वहीं हम ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर पर देवनागरी अनुप्रयोग के संबंध में जो तकनीकी विकास हुआ है उसमें मानकीकरण का भी संदर्भ जुड़ा हुआ है। देवनागरी लिपि को कंप्यूटर के अनुकूल बनाए रखने और इस क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मानकीकृत हिंदी भाषा, उसकी देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण को पुनः संशोधित परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि देवनागरी लिपि का इंटरनेट पर भी उपस्थिति स्पष्ट रूप से बन चुकी है। जैसे बात करते हैं कि समाचार, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, शिक्षा आदि अनेकानेक क्षेत्रों में इंटरनेट पर देवनागरी में जानकारियां जो हैं अब उपलब्ध होती हैं। आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ईमेल, वेबसाइट, इंटरनेट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यमों में देवनागरी का प्रयोग किया जा रहा है। देवनागरी में वेबसाइट्स भी जारी की जा रही हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाले कई समाचार पत्रों द्वारा अपनी अपनी वेबसाइटें भी शुरू की गई हैं। न्यूज़ चैनलों ने भी अपनी वेबसाइट शुरू की हैं। वहीं साहित्य, शिक्षा, समाचार और ज्ञान विज्ञान से संबंधित कई वेबसाइट्स भी हमें नज़र आती हैं देवनागरी लिपि में ही। इंटरनेट का नियमित रूप से इस्तेमाल करने वाले और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी की वेबसाइट देखने की आदत हम ये कहें विकसित हो रही है और ये इंटरनेट सर्फिंग के दौरान स्पष्ट रूप से नज़र आती है और कई पोर्टल भी विकसित हो चुके हैं, जैसे उनके जरिए ईमेल भेजा जा सकता है। www.webdunia.com, bharatmail.com, mailjool.com, cdecindia.com आदि वेबसाइटों पर हिंदी में ईमेल की सुविधाएं भी हैं। वेब दुनिया ने पहला बहुभाषी ईमेल सेवा जो है ई पत्र के नाम से शुरू किया और विश्व के प्रथम हिंदी पोर्टल
webdunia.com के जरिए इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का शंखनाद किया था। ईमेल सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेब दुनिया द्वारा ही सर्वप्रथम ई पत्र की भी शुरुआत की गई। यह ईमेल सेवा केवल देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा तक ही सीमित ना होकर बहुभाषी भी रही है। इसमें हम देखते हैं कि हिंदी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं में ईमेल किया जा सकता है। ये भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, ओडिया, असमिया और बांग्ला। इन भाषाओं की लिपियों में ईमेल करने के लिए व्यक्ति को रोमन लिपि में तो टाइप करना होता है, लेकिन वह इच्छित लिपि यानी कि वांछित लिपि में और उसी भाषा में परिवर्तित होकर अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ई पत्र के अलावा मेलजोल.com, भारतमेल.com, rediffmail.com, दैनिक जागरण.com आदि वेबसाइटों में भी हिंदी में ईमेल की सुविधा है। इंटरनेट से ई पत्र की भांति ही ई वार्ता भी उसकी भी संभावना बनी हुई है। हिंदी पोर्टल वेब दुनिया के जरिए ई वार्ता भी की जा सकती है। ये हम कह सकते हैं उत्तरोत्तर लगातार इस सूची में जो है इजाफा होता जा रहा है। आज जो सूचना दी जा रही है कल तक वो पुरानी पड़ चुकी होगी और उसमें और अधिक जो है विस्तार हो चुका होगा। वहीं हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट पर पहले की तुलना में आजकल देवनागरी लिपि का प्रयोग काफ़ी बड़ा है, पर इस तथ्य को भी हम नकार नहीं सकते कि अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी, कोरियाई, अरबी या मंदारिन लिपि की तुलना में यह प्रयोग काफ़ी कम है। देवनागरी लिपि को इंटरनेट के क्षेत्र में और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय ईमेल सुविधा प्रदान करने वाले याहू, हॉटमेल जैसे गूगल जैसे वेबसाइटों में भारतीय भाषाओं की लिपियों का प्रयोग जो है अब वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है जितनी अपेक्षा की जानी चाहिए उसका अभाव नज़र आता है। विश्व की भाषाओं में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर भी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का इंटरनेट पर कम प्रयोग जो है चिंता का विषय है। देश की विशाल जनता को सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए हमें देवनागरी को इंटरनेट पर और अधिक स्थापित करने की ज़रूरत है। हालांकि कंप्यूटर और इंटरनेट पर देवनागरी के प्रयोग के लिए अलग अलग फॉन्ट प्रयोग जैसी कुछ समस्याएं हैं, वो चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं, पर इंटरनेट पर देवनागरी और अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों को स्थापित करना आज के व्यावसायिकता से जुड़े भूमंडलीकरण के युग में आवश्यक हो गया है। इसलिए भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी में देवनागरी लिपि का प्रयोग बढ़ेगा, यही आशा की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में मूल बात इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय भाषाओं और लिपियों के प्रति देश के विशाल जनमानस में स्वाभिमान और जागरूकता की भावना पैदा करने की आवश्यकता है और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। कुल मिला के हम देखें तो ये कह सकते हैं देवनागरी लिपि और कंप्यूटर के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करते हैं तो देवनागरी लिपि जो है एक अत्यंत वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ लिपि है, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट पर इस सशक्त वैज्ञानिक लिपि का विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में चलन कम है। देवनागरी लिपि पर अक्सर यह आक्षेप लगा दिया जाता है कि इसमें नवीनतम और सर्वमान्य इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक सुविधाओं का अभाव है, जबकि कंप्यूटर पर देवनागरी लिपि में अनुप्रयोग ने समय के साथ साथ इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। अब तक विकसित कंप्यूटर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के अलावा वेबसाइट, ईमेल, लिप्यंतरण आदि क्षेत्रों में देवनागरी लिपि की उपस्थिति देखी जा सकती है। स्थिति यह है कि समय की कसौटी ने यह सिद्ध कर दिया है कि कंप्यूटर में प्रयोग के लिए अधिकतम उपयुक्त होने के कारण नागरी लिपि का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। वैसे इस सकारात्मक स्थिति के बावजूद आजकल अंग्रेजी कुंजी पटल के इनपुट के सहारे फोनेटिक कुंजी पटल द्वारा नागरी लिपि में शब्दांकन की प्रवृत्ति बढ़ने के बावजूद देवनागरी के प्रयोग की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।
कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने देवनागरी के सामने कई चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी कर दी हैं। ऐसे में देवनागरी के मूल तत्व को कंप्यूटर में भली प्रकार से आत्मसात करने के लिए पूरी कर्मठता के साथ उसका विकास करते हुए देवनागरी में उपयोग बढ़ाना आज के समय की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है ताकि कंप्यूटर सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देवनागरी लिपि के अनुप्रयोग को बढ़ावा मिल सके। अब तक हमने जो चर्चा की उससे ये स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि की कंप्यूटर के संदर्भ में क्या स्थिति है, क्या विकास रहा है और क्या संभावनाएं हैं। यदि इन सभी संदर्भों पर विचार करते हुए हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब रोमन लिपि की तरह देवनागरी लिपि भी इंटरनेट पर छा चुकी होगी। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल करना संभव हो पाएगा। मैं इन शब्दों के साथ जो है अब आपको सूचित करता हूँ। जी मित्रों, हमें आशा है कि हमारे आज की इस परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर सेठी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, हमें आगे दीजिए। धन्यवाद।